Hello, welcome back dear students. How are you? I hope आप सभी अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छे से प्रेपरेशन अपनी कर रहे होंगे। तो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने काफ़ी अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ रिगार्डेड विद द हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें काफ़ी नेमिंग रिएक्शंस हैं। इसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, SN1 SN2 रिएक्शन का डिटेल मैकेनिज़्म आपको समझ आ जाएगा एक बार फिर से। और क्या उसकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लासिफिकेशन क्या है हेलो अल्केन हेलो अरीन की, वो हम सारा डिटेल में करेंगे। तो चलिए अभी हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। अपनी कॉपी और पेन को साथ में रखिए और जो मेन पॉइंट आपको मैं कह रहा हूँ वो नोट करिए। एंड this session will be very useful and interactive for you, and I hope you will participate well in this session. So let's start the session. Good luck for the participation. Hello everyone, welcome to this another useful video. तो चलिए शुरू करते हैं। That is the hello alkane and hello arene unit number 10 from the NCERT 10+2। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोटेशन को देखते हैं। डैट इज़ द हेलोजिनेटेड जो कंपाउंड हैं जिसमें हेलोजन एटम जुड़े होते हैं वो इन्वायरमेंट में परसिस्ट करते हैं क्योंकि उनकी रेजिस्टेंट होती है, उनके जो बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और सॉइल बैक्टीरियाज को तोड़ नहीं सकते। एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन एंड एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ। जैसे हम आपको जैसे मीथेन की बात करें, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन ऐड कर दे, मिथाइल क्लोराइड बन जाता है। और ऐसे ही बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल के बेंजाइल क्लोराइड बन जाता है। तो जो अल्केन की बात करेंगे, जो एलिफेटिक है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी कार्बन की, जो अराइल है उसकी sp2 होगी। तो मैनी हेलोजन कंटेनिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है नेचर में भी मिलते हैं, कई हम क्लिनिकली यूज़फुल हैं इनमें से। तो ये काफ़ी कंपाउंड हैं, वाइडली यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में एज वेल एज़ डे टू डे लाइफ में। तो एक सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं फॉर रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड। जो नॉन पोलर कंपाउंड है उसको डिज़ोल्व करने में ये हेल्प करते हैं क्योंकि ये पार्शली पोलर भी है और ये पार्शली नॉन पोलर करैक्टर भी शो करते हैं। एंड ये स्टार्टिंग मटेरियल का काम करते हैं फॉर इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स। जैसे एंटीबायोटिक की बात कर रहा है क्लोरोफेनिकॉल, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और ये टाइफाइड का जो बुखार है उसके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। हमारी बॉडी में आयोडीन जो है वो एक हार्मोन डेरिवेटिव करता है, डेट इज़ द थायरॉक्सिन। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो गोइटर हो जाएगा। तो सिंथेटिक जो हेलोजन कंपाउंड है जैसे क्लोरोक्विनीन है, ये मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। हेलोथेन है, ये एनेस्थीसिया, ऑपरेशन करना हो, सुन्न करना हो स्किन को। एंड सर्टेन फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड जो है ये कंसीडर एज अ पोटेंशियल ब्लड सब्सिट्यूएंट इन सर्जरी। तो ब्लड को यानी इनकी ज़रूरत पड़ती है ब्लड में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जब हम सर्जरी करते हैं। सो यहाँ आप इनके इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ोगे। आई होप आपको ये सारा इंट्रोडक्टरी क्लियर हो गया है। चलिए आगे हम इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं। 1 सेकेंड। तो चलिए नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। इसका जो पार्ट फर्स्ट है डैट इज़ अ क्लासिफिकेशन। जो हेलोजन्स हैं एंड हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, उनको काफ़ी तरीक़ों से क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ हेलोजन एटम। कितने हेलोजन जुड़े हैं, अगर एक है उसको मोनो कहेंगे, दो है डाई कहेंगे, ट्राई एंड पॉली। जे मोनो हेलो अल्केन है, डाई ट्राई, जे हेलो अरीन, जे डाई ट्राई। यानी अगर बेंजीन से अरीन होगा तो एलिफेटिक से तो अल्केन होगा। उसके बाद आते हैं कार्बन और जो हेलोजन का जो बॉन्ड बनता है उसमें sp3 कार्बन। अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो उसकी अलग से क्लासिफिकेशन बनती है। तो इसमें हम क्या फॉलो करते हैं, फॉर डैट वी हैव अल्काइल हैलाइड, द हेलोजन एटम इज़ बॉन्डेड टू अल्काइल R ग्रुप। इसमें ये फार्मूला चलता है CnH2n+1 क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया। तो इनको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कहते हैं, यानी कितने उसमें जुड़े। अगर एक अल्काइल जुड़ा है तो प्राइमरी है, दो हैं सेकेंडरी है, तीन है टर्शरी है। उसके बाद आते हैं अलाइलिक। अलाइलिक में क्या होता है, दीज आर द कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम बॉन्डेड टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम
एडजेसेंट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन है उसमें क्या होनी चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये याद कर लेना है, अगर किसी डबल बॉन्ड है उसके साथ वाला जो कार्बन है वो sp3 है, इस ग्रुप को हम क्या कह देते हैं, अलाइलिक। तो अलाइलिक ये बन जाते हैं। उसके बाद बेंजाइलिक, तो दीज आर द कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम बॉन्डेड टू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये एरोमेटिक में डबल में, जो डबल में एरोमेटिक में जब आ जाएगा तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, डेट वी कॉल्ड देयर द बेंजाइलिक। जैसे इसके साथ डबल बॉन्ड है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये प्राइमरी, और इसमें ये दो जुड़ गए ये सेकेंडरी। आई होप आपको क्लियर हो गया, अगर तीनों जुड़ गए तो टर्शरी। उसके बाद आती है बात स्टूडेंट्स आपकी द कंपाउंड कंटेनिंग द, वन सेकेंड, sp2 कार्बन हेलोजन कंपाउंड, जिसमें sp2 है बॉन्ड बना है, उसको बिनाइलिक कहते हैं। दीज आर द कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 कार्बन, डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन है उसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसको बिनाइलिक कहेंगे। अगर ये बेंजीन के साथ है उसको अराइलिक कहेंगे। तो इसमें जो पीछे वाला जो अपने ऊपर देखा है उसमें डबल बॉन्ड तो है साथ में, पर उसमें sp3 है, तो अगर इसमें sp2 होगा तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स, डेट इज़ द अराइलिक। उसके बाद आता है इनका नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर जो है हेलोजिनेटेड कंपाउंड के लिए कॉमन नेम जो है अल्काइल हैलाइड ड्राइव्ड बाय द नेमिंग द अल्काइल ग्रुप। उसको जैसे आईयूपिक नेम है, अल्काइल हैलाइड आर नेम्ड एज अ हेलो, उसको हेलो का नाम दे देते हैं। जैसे मोनो हेलो सब्स्टिट्यूटेड ऑफ बेंजीन एंड कॉमन एंड आईयूपिक नेम सेम। मोनो के लिए बेंजीन के ऑलमोस्ट सेम ही आ जाते हैं, बाकियों में चेंजेस आती हैं। चलिए देखते हैं यहाँ, जैसे ये आपको दिया हुआ है नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, तो इसको आईयूपैक में कहेंगे 1 ब्रोमो, आइसोप्रोपाइल है 2 क्लोरो, आइसोबिटाइल है क्लोराइड 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर हम अराइल पे आ जाते हैं तो इसमें क्या होगा, ब्रोमो बेंजीन, इसका सेम ही है, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन जाएगा 1,3 डाई ब्रोमो। तो ये ऐसे, यानी कॉमन नेम में मेटा एंड पैरा चलता है, बट आईयूपैक में मेटा पैरा की जगह हम उसके सब्सिट्यूएंट को काउंट कर लेते हैं। आगे नीचे एक और दिया हुआ है 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये इसका आईयूपैक नेम ऐसे बनाएंगे, ये इसका ऐसे बनेगा। सो दो जो डाई हेलो अल्केन्स हैं हैविंग द सेम टाइप ऑफ हेलोजन आर नेम्ड एज अल्काइलडीन और अल्काइन डाई हेलाइड, डीन वर्ड नाल आ जाता है। और डाई हेलो कंपाउंड हैविंग बोथ द हेलोजन एटम आर फर्दर क्लासिफाइड एज जर्मिनल हेलाइड और जेम डाई हेलाइड। बोथ द हेलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, तो जेम वर्ड आ जाता है इसमें। चलिए देखते हैं क्या है ये, यहाँ से आपको काफ़ी क्लियरेंस हो जाएगी। देखिए इस फार्मूला के गो थ्रू हो जाइए। इसका नाम है इथाइलडीन क्लोराइड, कॉमन नेम है, इसको जैम कहेंगे। एक के साथ जुड़े इकट्ठे हैं, इथाइलडीन डाई क्लोराइड, ये अलग अलग है, जिसको बिक कहेंगे। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 1,1 डाई क्लोरो 1,2 डाई क्लोरो। तो ऐसे इसके नाम बन जाते हैं। अगर सेम है उसको जैम का नाम दे देते हैं, यानी इकट्ठे जुड़ गए हैं एक जगह, एक कार्बन के साथ 2 क्लोरो जुड़ गए हैं तो उसको हम जैम कहते हैं। अलग अलग रहता है उसको बिक का नाम दे देते हैं। तो ये इसके कॉमन फ्लो चार्ट बना है, यहाँ से आप इसको याद कर सकते हो अपनी नॉलेज के लिए। तो नीचे कुछ एक्सरसाइज दी हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे इसका आईयूपैक नेम रखना है, और इससे आईयूपैक नेम के क्वेश्चन भी अराइज हो जाते हैं। और दिस इज़ फॉर द अराइलिक। जैसे एक आपको मैं एग्जांपल करवा दूँ, इसमें ये फर्स्ट कंपाउंड है, इसका नाम है 4 ब्रोमो पेंटटूइन। तो यहाँ से फॉलो करेंगे 1 2 3 4, 4 नंबर पे ब्रोमो लगा है और साथ 5 पे ख़त्म होता है, ये पेंट है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है इन। ऐसे हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन का और नॉमेनक्लेचर का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा इसमें ट्रेंड है जो हम देखेंगे, डेट इज़ द नेचर ऑफ द कार्बन हैलाइड बॉन्ड। तो जो हेलोजन एटम है आर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, पता ही है आपको। तो कार्बन एटम जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो पोलराइज हो जाता है, यानी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव। और जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ ऑफ हेलोजन इंक्रीज़ कर जाता है। फ्लोरीन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन जो सबसे बड़ा है। एंड सब्सिक्वेंटली क्या होता है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ जो है इंक्रीज़ कर जाती है। सम टिपिकल बॉन्ड लेंथ एंड द बॉन्ड एंथैल्पी आगे दी हुई है।
अल्काइल हैलाइड आर द बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल विच आर ईजिली असेसिबल, यानी इसको ईजिली अल्कोहल असेस कर लेता है, उसके साथ इसकी पार्टिसिपेशन हो जाती है बॉन्डिंग की। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बॉन्ड लेंथ, जैसे सबसे अच्छी बॉन्ड लेंथ, जैसे साइज़ बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ने से जो इंथैल्पी है वो कम हो जाती है। आपको पता ही है जो लॉन्ग बॉन्ड है उसको जल्दी तोड़ सकते हैं शॉर्ट बॉन्ड के कंपैरेटिव, और डाइपोल मोमेंट भी ऐसे वेरी करता है, यानी जितना बॉन्ड बढ़ेगा उतना डाइपोल मोमेंट कम होगा। आगे है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन से मैंने आपको अल्कोहल का भी बताया, मैंने अल्कोहल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, यानी ये अल्कोहल है, इसके लिए HCl है, NaBr है, फास्फोरस ट्राई पेंटा रेड फास्फोरस में ये कैटलिस्ट है SOCl2, तो इससे आपको ये सब्स्टिट्यूटेड मिल जाता है। सो द प्रेपरेशन ऑफ द अल्काइल क्लोराइड कैरीड आउट बाय पासिंग डाईहाइड्रोजन क्लोराइड गैस थ्रू ए सोल्यूशन of alcohol or heating a mixture of alcohol and concentrated aqueous halogen acid। तो ये जो मेथड्स हैं दिए हुए हैं, तो ये एप्लीकेबल नहीं है अराइल के लिए, इसके लिए आप सिर्फ एलिफेटिक ही यूज़ कर सकते हो। फ्रॉम द अल्केन बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, अल्केन से हम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन करवा के भी बना सकते हैं। जैसे इसको आप देखिए, ये ऑलरेडी मैं करवा ही चुका हूँ, आपको पिछले ट्यूटोरियल में हाइड्रोकार्बन में की थी हमने। यूवी रेडिएशन में आपको जो क्लोरीन फ्री रेडिकल से इसको सब्स्टिट्यूट करता जाता है जब तक आपके लास्ट कार्बन यानी लास्ट हाइड्रोजन ना बच जाए, तो ये कंटिन्यूस रिएक्शन रहता है। अल्कीन से हम करेंगे, ये हैलाइड है, इसको अल्कीन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और अल्केन बन जाएगा, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और साथ में ये हैलाइड भी साथ में चलेगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एंड एल्कीन इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्काइल हैलाइड बाय रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये जो सारा चलता है अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी रूल से चलता है, क्योंकि इसमें मेजर प्रोडक्ट वही है जिसमें हाइड्रोजन कम है, वहाँ जहाँ वो जाके जुड़ेगा। जाके आयोडीन ने कहाँ जुड़ा है, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है। दिस इज़ अ मार्कोनी रूल, आई हैव टोल्ड यू। आगे आता है एडिशन ऑफ द हैलोजन, हैलोजन ऐड करेंगे तो ये ऐसे बन जाएंगे, अलग अलग है, ये बिक का ऑलरेडी बता चुका हूँ। हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक को दूसरा डिस्प्लेस कर सकता है, इसको हैलोजन एक्सचेंज कहते हैं। जैसे अल्काइल आयोडाइड आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड विद द सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन, इसको फिंकलेस्टिन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो आपका ए का है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी जो आयोडाइड आपने यहाँ ऐड करना है क्लोराइड निकल जाएगा। सोडियम क्लोराइड ब्रोमाइड जो है यहाँ पे फाउंड बाय प्रेसिपिटेशन इन ड्राई एसीटोन, इस फैसिलिटेट द फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली चिट्रियल प्रिंसिपल। तो इसको हम ड्राई एसीटोन से करेंगे तो ये रिएक्शन हो जाती है। तो सिंथेसिस ऑफ द अल्काइल फ्लोराइड इज़ द बेस्ट अकम्पनीड बाय हीटिंग एंड अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटैलिक फ्लोराइड। तो अगर आपने फ्लोराइड वाला बनाना है तो आप इसको हीट करोगे मेटैलिक के साथ, इसको स्टैबर्ड रिएक्शन का नाम देते हैं, यानी इसमें मेटल वाला फ्लोराइड जैसे सिल्वर आ गया, मरकरी आ गया, कोबाल्ट इसमें और Sb आ गया, इसके साथ आप इसको जो कंपाउंड है इसको हीट कर दोगे तो ये ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, तो इसके साथ फ्लोरीन जो है जुड़ जाता है। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू, नो विजिबिलिटी इशू। आगे आता है प्रेपरेशन ऑफ हेलोरीन। हेलोरीन के लिए आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन काम आती है। इसमें जैसे मिथाइल है, बेंजाइल यहाँ पे, और ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये पोजीशन ऑर्थो है और ये यहाँ ऐसे पैरा बन रहा है। ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन ईजिली बी सेपरेटेड बाय लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस होता है। रिएक्शन विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर एंड रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड एंड पैरायोडिक एसिड, यानी जो अगर आप रिएक्शन करवाओगे आयोडीन के साथ तो ये रिएक्शन बैक साइड में चली जाती है, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। यानी जो मिक्सचर बन जाता है इसमें इसका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। अमाइन से सेंटरमेयर रिएक्शन करवा सकते हैं। NaNO2 ये मिक्सचर है, ये कंडीशंस जो है इसमें पहले डाइजोनियम हैलाइड बनेगा, फिर कॉपर जो हैलाइड है जिसको डिस्प्लेस कर देगा अराइल हैलाइड। सो रिप्लेसमेंट ऑफ द डाइजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन डज नॉट रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड एंड इज डन सिंपली बाय शेकिंग द डाइजोनियम साल्ट विद पोटाशियम आयोडाइड। यानी अगर आपने डाइजोनियम ग्रुप आयोडीन का रिप्लेस करना है क्यूप्रस हैलाइड से तो आप इसको सिंपली शेकिंग कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई रिएक्शन मीडियम देने की ज़रूरत नहीं है।
आगे आ जाती हैं इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। जो अल्काइल हैलाइड है कलरलेस हैं, बिन प्योर हैं, पर होएवर जो ब्रोमाइड आयोडाइड हैं जो थोड़ा कलर डेवलप कर देते हैं, लाइट के साथ इसकी ऑक्सीडेशन होनी शुरू हो जाती है और इसकी थोड़ी स्वीट स्मेल भी आ जाती है। आगे इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हम फोकस करते हैं। जो मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल क्लोराइड है एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन है आर गैसेस एज रूम टेम्परेचर। हायर मेंबर लिक्विड और सॉलिड होंगे, जो आपने ऑलरेडी पैटर्नल अल्केन अल्कीन अल्काइन में पढ़ा है। तो आगे बात करते हैं ड्यू टू देयर ग्रेटर पोलैरिटी इसमें एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास एज कम्पेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन से इसका मास भी बढ़ जाता है। तो इंट्रोमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डाइपोल डाइपोल एंड वंडर वाल है स्ट्रॉन्गर हो जाती है हैलोजन में। डेट्स बाय द बॉइलिंग पॉइंट क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड जो है हाई हो जाता है हाइड्रोकार्बन से, यानी जिस हाइड्रोकार्बन से बने हैं उससे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाएगा। अट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्गर एज द बिगर जो साइज़ का जुड़ता जाता है। सो द पैटर्न वेरिएशन जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हाइलाइट का आगे शो किया हुआ है, जैसे सबसे अच्छा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, तो ऐसे आप इसको देख सकते हो। यहाँ क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड है जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। कंपैरिजन आपको इस फ्लो चार्ट से आराम से मिल जाएगा। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एसोमेरिक, जो अगर इसके आइसोमेर देखें हेलोल्केन के, डिक्रीज विद इंक्रीज इन द ब्रांचिंग। आपको मैं बता ही चुका हूँ, जैसे ब्रांचिंग बढ़ जाती है उसमें इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस है कम हो जाते हैं, वीक अट्रैक्शन ज़्यादा आ जाती है, उस वजह से जो इसका जो पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। जैसे इसकी बात करें, जिस स्टेट है इसका 375 है, इसका 364, इसका 346, इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा, इसमें ब्रांचिंग है सबसे ज़्यादा इसमें, इसलिए इसका कम हो जाएगा। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आइसोमेरिक डाईहेलोबेंजीन आर वेरी नियरली द सेम, होएवर द पैरा इज़ द हायर मेल्टिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू ऑर्थोमेटा। तो ये इसमें एरीन की बात कर रहा है, क्योंकि जो सिमेट्री ऑफ पैरा डैट फिट इन द कैटालिटिक लेटिस एज़ कम्पेयर टू ऑर्थोपैरा, तो जो पैरा है फिट कर जाता है, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे ज़्यादा आ जाता है। यहाँ देख सकते हो इसमें पैरा पोजीशन को आप एनालाइज करिए, तो एमपीटी इसका ज़्यादा पैरा का आएगा, बीपीटी का थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये पूरा लेटेस्ट में फिट होगा, पूरी सिमेट्री अटेन कर लेता है। आगे डेंसिटी की बात आती है, ब्रोमो आइडो एंड पॉली क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रोकार्बन आर हैवियर देन वाटर, वाटर से हैवी हैं ये। डेंसिटी इंक्रीज़ कर जाती है जैसे नंबर ऑफ कार्बन जो इंक्रीज़ कर जाता है, तो ये देख सकते हैं इसकी डेंसिटी है और ये इनकी डेंसिटी है। आगे आती है सोलबिलिटी। जो हेलो अल्केन है दे आर वेरी स्लाइटली सोलबल इन वाटर। इन ऑर्डर टू डिज़ोल्व हेलो अल्केन इन वाटर, एनर्जी इसके लिए चाहती है, क्योंकि जो अट्रैक्शन इसमें कम करनी होती है, क्योंकि हेलो जो बॉन्ड है कार्बन का उसको तोड़ना मुश्किल है, उसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो लेस एनर्जी रिलीज विन द न्यू अट्रैक्शन आर सेटअप बिटवीन हेलोल्केन एंड द वाटर मॉलिक्यूल एज दीज आर नॉट स्ट्रॉन्ग एज द रिजनल हाइड्रोजन बॉन्ड इन द वाटर। सो एज ए रिजल्ट द सोलबिलिटी ऑफ हेलो अल्केन इन वाटर इज़ वेरी लो। होएवर हेलो अल्केन टेंड टू डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में आराम से घुल जाते हैं, बिकॉज न्यू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो हेलो अल्केन एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैव मच सेम स्ट्रेंथ, लाइक डिजॉल्व लाइक वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। बट अगर हम थोड़ी हीट देंगे पानी में, जो डिज़ोल्व हो जाएंगे, पानी की जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टूट जाती है। उसके बाद आते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो 3 तरह की होती है इनमें हेलो अल्केन्स में, न्यूक्लियोफिलिक, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल। सो फर्स्ट जो इसमें रिएक्शंस हैं दे आर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो न्यूक्लियोफाइल आपको पता ही है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और दे अटैक एट द पार्ट ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विच इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जहाँ इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहाँ ये जुड़ जाती हैं जाके, तो रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करती है दूसरी को, उसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह देते हैं। तो ये तो आपको बेसिक इसका आइडिया क्लियर ही है। एंड हेलो अल्केन आर द सबस्ट्रेट इन दीज द रिएक्शंस। तो हेलो अल्केन इसमें सबस्ट्रेट का काम करता है। तो ये जो रिएक्शंस हैं, ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विद द हेलो अल्केन हैविंग ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज टू द कार्बन एटम बॉन्डर। जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ बाइंड करेंगे, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ये इस तरीके से काम आता है। ये एक न्यूक्लियोफाइल है जिसको रिप्लेस कर देगा, इसके साथ यहाँ जुड़ जाएगा।
इट इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल क्लास ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की सबसे अच्छी रिएक्शंस में मानी जाती है। अल्काइल हैलाइड मोस्टली इसको शो करते हैं और इसमें sp3 हाइब्रिडाइज जो होता है कार्बन, उसके साथ ही ये रिएक्शन ज़्यादा काम आती है। तो बाकी आप यहाँ इसको देख सकते हो, फ्लो चार्ट बना हुआ है जो पूरा टेबल, ये रिएजेंट क्या है, न्यूक्लियोफाइल इससे क्या बनती है और सब्सिट्यूएंट प्रोडक्ट क्या बनते हैं और प्रोडक्ट की क्लास क्या है। तो ये आपको मेन क्लास प्रोडक्ट ऐसे याद रखने में आसानी होगी। जो एक नॉर्मल रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस फॉर्म में शो होती है, यानी एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे को रिप्लेस करता है, जो रिप्लेस करेगा डैट विल बी स्ट्रॉन्गर। सो ग्रुप लाइक साइनाइड नाइट्राइड जो है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक के 2 सेंटर होते हैं, इसको एम्बी न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, तो एम्बीडेंट कहते हैं। तो एक्चुअली जो साइनाइड है ये हाइब्रिड है फॉर 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, तो इसमें या तो कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएंगे या नाइट्रोजन की ओर। तो कार्बन की ओर अटैक बढ़ जाता है तो उसमें अल्काइल साइनाइड बनेगा, और नाइट्र की ओर बनता तो इसको आइसोसाइनाइड कहेंगे। इसी तरह NO2 जो है, इसमें ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की तरह दोनों में, तो ये है अल्काइल नाइट्रेट, और उसकी नाइट्रोजन की थ्रू होगा तो ये नाइट्रो अल्केन बनेगा। तो मैकेनिज़्म इसके लिए 2 तरह का है, SN2 एंड SN1। SN2 में जो दोनों जो इसके रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्शन का रेट फॉलो करते हैं, डिपेंड होता है, इसलिए SN2 कहते हैं। डैट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलर। तो ये मिथाइल क्लोराइड में इसको शो किया जाता है, ये SN2 रिएक्शन है। तो इसको समझने के लिए यहाँ आप देख सकते हो, इसमें जो आपके रेड वाल है जो इनकमिंग ये जो है न्यूक्लियोफाइल है, ग्रीन है जो इससे रिप्लेस होगा, यानी रेड वहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ गया, जो ग्रीन को इसने यहाँ से निकाल दिया। सो इट डिप्लीट बाई मोलर सब्स्टिट्यूशन है। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है इंटरेक्ट करती है विद अल्काइल हैलाइड कॉजिंग द डाइपोल हैलाइड बॉन्ड टू ब्रेक एंड द न्यू बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन द न्यू न्यूक्लियोफाइल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड 2 प्रोसेसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली चलती हैं ये, और ये एक ही स्टेप में चलती हैं, यानी इसमें सिंगल स्टेप चलता है और इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता, यानी SN2 में इंटरमीडिएट नहीं बनता। और इसमें इन्वर्जन भी आ जाती है, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सेम है, मतलब जो नॉर्मल मॉलिक्यूल की अलाइनमेंट है उसको कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, बट जब ये जुड़ जाता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को बदल देता है। जैसे अब बात करें अम्ब्रेला की, तो जब ज़्यादा हवा चल रही हो तो अम्ब्रेला अंदर को चला जाता है, इनसाइड चला जाता है, टर्न बिन कॉट इन स्ट्रॉन्ग विंड, तो दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्जन, यानी इसकी जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है अंदर का बाहर आएगा, बाहर का अंदर। तो ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन एटम साइमल्टेनियसली बॉन्ड करता है इन कमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड आउट गोइंग लिविंग ग्रुप, दोनों बॉन्ड होते हैं। सच स्ट्रक्चर अनस्टेबल होते हैं, इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। सो जो ट्रांजिशन स्टेट में 2 कार्बन है साइमल्टेनियसली बॉन्ड करता है टू 5 एटम। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन। तो इधर ये बॉन्ड चला गया, इधर चला गया, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गई है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे स्टीरिक इफ़ेक्ट हैं जो इसको रोक के रखते हैं। यानी अगर हम इसकी सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें जो सबसे अच्छी जो SN2 रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, अल्काइल हैलाइड जो प्राइमरी शो करेगा, क्योंकि इसमें जो मिथाइल ग्रुप कम है, हिंड्रेंस नहीं होगी। इसमें अब प्राइमरी आ गया, जो नॉर्मल मिथाइन है इसमें प्राइमरी एक और जुड़ गया आके मिथाइल, तो ये थोड़ा इसको हिंडर करेगा। सेकेंडरी में 2 आ गए, टर्शरी में 3, यानी टर्शरी में तो रिएक्शन होगा नहीं, सेकेंडरी में थोड़ा बहुत है, प्राइमरी में है, और नॉर्मल में सबसे ज़्यादा है। सो ये मेन चीज़ें हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का जो ऑर्डर है जो ऐसे डिक्रीज़ करता जाता है जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल बड़ा जुड़ता जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन जो SN1 रिएक्शन है तो जनरली कैरीड आउट इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में होती है, जैसे वाटर है, अल्कोहल, एसिटिक एसिड है। तो ये रिएक्शन बिटवीन द टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल देती है, यानी जो SN1 रिएक्शन होगी SN2 से उल्ट होगी, यानी जो टर्शरी में सबसे अच्छी होगी, प्राइमरी सेकेंडरी में कम होगी। तो ये 2 स्टेप में होती है। तो पहले जो पोलराइज CBr बॉन्ड है अंडरगो स्लो क्लीवेज एंड प्रोड्यूस कार्बोकटाइन, पहले इसमें कार्बोकटाइन बनेगा एंड ब्रोमाइडाइन। तो कार्बोकटाइन जो है इज़ देन अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल इन स्टेप 2 एंड सब्स्टिट्यूशन होती है, यानी यहाँ पहले कार्बोकटाइन बन गया, फिर इसमें जो न्यूक्लियोफाइल जुड़नी है इस कार्बोकटाइन के ऊपर अटैक कर देगा, फिर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बट जो इसका स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप ही फॉलो करता है,
एक ही चीज़ इसको रेट डिटरमिन करती है, इसलिए ये SN1 रिएक्शन होती है। तो जो SN1 रिएक्शंस हैं वो SN2 से उलट चलती हैं। सो स्टेप 1 जो स्लोवेस्ट है रिवर्सिबल है। सो इसमें CVR की ब्रेकडाउन होगी, फॉर विच द एनर्जी इज़ obtained थ्रू द सॉल्वेशन ऑफ halide ion with the proton protic solvent. Since the rate of reaction depend on the slower step, the rate of the reaction depend on only the concentration of alkyl halide, not on the hydroxide. तो ये SN1 है। सो ग्रेटर द सोलबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, ग्रेटर विल द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड फास्टर विल द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको पता ही है सबसे अच्छा जो कार्बोकेटाइन है वो टर्शरी स्टेबल होता है, इसलिए टर्शरी के साथ ये रिएक्शन अच्छे से चलता है। यानी SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, वही इस रिएक्शन को आगे लेके जाता है। फॉर द सेम रीज़न जो अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 रिएक्शन, कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड गेट स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेट। क्योंकि जो SN1 रिएक्शन है वो अराइल ज़्यादा शो करते हैं, क्योंकि अराइल का जो कार्बोकेटाइन बन जाता है तो वो ज़्यादा रेजोनेंसली स्टेबल हो जाता है। आई होप आपको SN1 एंड SN2 का क्लियर हो गया होगा। बाकी कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, जैसे इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी है, जो हम सारे पॉइंट्स अब डिस्कस करेंगे साथ में आपके। तो प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट, जो लाइट है जो पोलराइजर से पास करते हैं सिंगल वेवलेंथ होती है। तो अगर किसी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को आगे रख देंगे जो उसका पाथ रोटेट कर देगा, उसको हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। अगर वो राइट साइड को कर देगा D कहेंगे, लेफ़्ट को L कहेंगे, उसको ऑप्टिकल आइसोमर बन जाता है। मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरलिटी यानी आइसोमर मैं करवा ही चुका हूँ। एसिमेट्रिक होता है जब कार्बन अपने 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच होता है, उसको हम एसिमेट्रिक का नाम दे देते हैं। तो इसमें जो इमेज बनते हैं वे नॉन सुपर इम्पोजिबल बनते हैं। तो जो अरेंजमेंट होता है एटम का उसको कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, यानी जो एसिमेट्रिक सेंटर के साथ जुड़े हैं उसको हम इसका क्या कह देते हैं, अरेंजमेंट और द कॉन्फ़िगरेशन। आई होप इतना आपको समझ आ गया है, ये ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं। सो क्रिस्टल की बात करें, इसमें बेंट ऑफ साइंटिस्ट और फ्रेंच का वेल थे, उन्होंने इंडिपेंडेंटली आग्रू किया था स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ द 4 ग्रुप अराउंड द सेंटर एटम एंड टेट्राहेड्रल की बात की थी। फाल सब्सिट्यूएंट टू कार्बन आर डिफरेंट, तो मिरर इमेज जो इसका बनेगा नॉट सुपर इम्पोजिबल, यानी एक दूसरे के ऊपर मिरर इम्पोज सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा, तो इसको हम एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर का नाम दे देते हैं। ये कंडीशन तभी होती है जब इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होंगे। तो सिमेट्री एंड एसिमेट्री ऑब्जर्व इन मैनी डे टू डे ऑब्जेक्ट, जैसे स्फीयर है, क्यूब है, कौन है, इसमें देखा जाता है। होएवर मैनी ऑब्जेक्ट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, जिनके तो सुपर इम्पोजिबल है, कहीं में नॉन सुपर इम्पोजिबल। जैसे आपका हैंड है, बट योर लेफ्ट हैंड वन योर राइट हैंड वे, तो सेम प्लेन में डू नॉट कोइंसाइड, ये कोइंसाइड नहीं करते कभी भी। तो दो ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल उसको कायरल कहते हैं, कायरलिटी आ जाती है, जो हो जाते हैं वो एक कायरल होते हैं। तो जैसे इसको हम समझाएंगे आपको, ये देखिए इसमें प्रोपेन टू ओल है, मिरर इमेज इसका इस तरह आ रहा है। तो AVR रोटेटेड बाय 180 डिग्री, तो ये सुपर इम्पोजिबल है क्योंकि इसके साथ 4 डिफरेंट नहीं जुड़े, तो 2 अल्काइल जुड़े हुए हैं, ये एक कायरल है। अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल लें कोई, जैसे ये बात कर रहा है ब्यूटेन टू ओल, इसमें आपके पास एक इथाइल है, एक मिथाइल है, एक OH एक हाइड्रोजन है, जो पूरा कायरल है, इसके नॉन सुपर इम्पोजिबल बन रहे हैं। तो दिस इज़ द फैक्ट आई एम शोइंग टू यू। सो द स्टीरियो आइसोमर जो है रिलेटेड टू ईच अदर एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल जो मिरर इमेज बनते हैं, इसको इनाइशोमर कहते हैं। तो इनाइशोमर पोजेसेस द आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, दे ओनली डिफर विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन। तो इनमें प्रॉपर्टी सेम चलती है, सिर्फ रोटेशन का डिफरेंस होता है। जो D डेक्स्ट्रो आता है, L लेबियो मैं करवा चुका हूँ। जो दोनों का मिक्सचर जब बन जाता है उसको हम रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। तो इकट्ठा आ जाता है, उस प्रोसेस कई प्रोसेस होती है जिसमें दोनों इकट्ठे चले जाते हैं, उसमें रेसमाइजेशन कहते हैं। तो इनाइशोमर जो दोनों इकट्ठा एक मिक्सचर बन जाता है, उसको प्लस माइनस से शो करके हम बता देते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया सारा डाटा। आगे इसमें एक न्यू प्रॉपर्टी आती है, डैट इज़ द रिटेंशन। रिटेंशन क्या है? कॉन्फ़िगरेशन को बचा कर रखना ऑफ द बॉन्ड टू द एसिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। सो इन जर्नल अगर बात करें
इफ़ द ड्यूरिंग द रिएक्शन नो बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर इज़ ब्रोकन एंड प्रोडक्ट विल बी सेम जर्नल कन्फिग्रेशन, स्टीरियो सेंटर का बॉन्ड ना टूटे तो सेम सिमेट्री रहेगी। सच रिएक्शन जो है वो रिटेंशन के साथ चलती है। कंसीडर एंड एग्जांपल, जैसे 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल है, हीटेड किया गया विद HCl, तो इसमें जो इसका स्टीरियो सेंटर है हिलेगा नहीं, तो इसकी कन्फिग्रेशन सेम ही रहेगी। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट डैट कन्फिग्रेशन जो है एट द सिमेट्रिक सेंटर इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट सेम वट द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होता है, यानी इसकी सिमेट्री चेंज है सेम है बट इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये आपने याद करना, क्योंकि जो डेक्स्ट्रो लीवियो आ जाता है। उसके बाद आता है इन्वर्जन। कई बार क्या होता है जो उसका सिमेट्री चेंज हो जाती है, जैसे आप यहाँ बात करेंगे तो इसमें आपको 3 चीज़ें इकट्ठी दिखाई हुई हैं। इफ़ द ए इज़ द ओनली, यहाँ देखिए एक कंपाउंड आपको ऑब्टेन हुआ, प्रोसेस इसको रिटेंशन कहते हैं क्योंकि इसका जो अलाइनमेंट है कन्फिग्रेशन सेम आ गई प्रोडक्ट में, और दूसरा क्या हुआ इसकी अलाइनमेंट चेंज होगी, इसको इन्वर्जन कह दिया। तो तीसरा जो है इसमें दोनों प्लस दोनों का आ गया, इसको रेसमिक मिक्सचर का नाम देंगे। तो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड यहाँ पे 50-50% मिक्सचर बन जाता है एंड इसको हम रेसिमाइजेशन कहते हैं। एंड द प्रोडक्ट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो रेसमिक मिक्सचर है ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है। सो नो लेट अस नो फ्रेश लुक एट द SN1 S2 मैकेनिज्म बाय टेकिंग कम्प्लेक्स एंड ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ आप देख सकते हो इसके लिए, जैसे इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड, जो ऑप्टिकली एक्टिव है उसमें क्या होगा, दो प्रोडक्ट फॉर्म्ड SN2 से बना है, इन्वर्ट हो जाता है कन्फिग्रेशन में, बिकॉज द न्यूक्लियोफाइल अटैक इटसेल्फ ऑन द साइड ऑपोजिट टू द वेयर द हेलोजन एटम प्रेजेंट, जिस जहाँ हेलोजन एटम है वहाँ ऑपोजिट जुड़ेगा जाके, तो इसलिए इसको इन्वर्ट कर देगा। सो द SN2 रिएक्शन जो है ऑफ ऑप्टिकल जो एक्टिव हैलाइड में अगर हो तो उसमें इन्वर्जन कराती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने याद रख लेनी है। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड है, SN1 रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें क्या होता है दोनों फेजेस से हो जाती है, यानी इसका जो प्लेन बन जाता है कार्बोकेटाइन का ऊपर या नीचे से हो जाती है, तो वो रेसमिक मिक्सचर बन जाता है। तो अटैचिंग टू द सेम पोजीशन ऑफ द हैलाइड ऑन द अदर हैंड ऑपोजिट कन्फिग्रेशन अटैचिंग टू द साइड ऑपोजिट टू द हैलाइड, तो दिस में लिस्टेड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव टू ब्रोमोबिटेन विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। तो SN1 रेसमिक मिक्सचर करवा देती है, तो SN2 इन्वर्जन करवा देती है। एलिमिनेशन रिएक्शन, आगे एक न्यू फॉर्मेशन आती है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या है, बेन द हेलोल्केन विद बीटा हेलोजन, जो बीटा हाइड्रोजन है उसको अगर हीट किया जाए अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ द पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, देयर इज़ द एलिमिनेशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द बीटा कार्बन एंड द हेलोजन एटम जो है फ्रॉम अल्फ़ा कार्बन, यानी हाइड्रोजन जो है बीटा कार्बन का निकलेगा, हेलोजन अल्फ़ा का। तो इसमें बीटा एलिमिनेशन होती है, यानी ग्रुप आ भी रहा है निकल भी रहा है, तो इसको एलिमिनेटिंग ग्रुप का नाम देते हैं, इस रिएक्शन को एलिमिनेशन कहते हैं। क्योंकि बीटा ग्रुप से होती है फिर इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, बीटा एलिमिनेशन। सो देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन alkene due to the availability of more than one beta hydrogen. Usually one alkane is formed as the major product. So these form the part of pattern. First Russian जो chemist थे जेस्टब से, उन्होंने देखा था rule which summarize in the dehydrohalogenation reaction में, तो the preferred product बनता है alkene में विच हैज़ अ ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल हैलाइड अटैच टू इट, जिसमें अल्काइल हैलाइड ज़्यादा जुड़ेंगे वो ही ज़्यादा बनेगा। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहा है, तो इसमें सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा देख लीजिए, 81% यही है, क्योंकि इसमें साथ आपके ग्रेटर ग्रुप जुड़ जाएंगे। एंड यहाँ क्या है 19% है, इसमें कम जुड़ेगा। एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ से समझ सकते हो, ये बीटा हाइड्रोजन ये निकलेगा यहाँ जुड़ेगा और यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन का हेलो चेंज होगा। सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल ही सब्स्टिट्यूट करती है, हाइड्रोजन एटम के ऊपर इफेक्ट नहीं करता। आगे आता है रिएक्शन विद द मेटल, मेटल के रिएक्शन भी हो जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड रिएक्ट करते हैं सर्टन मेटल से, तो वो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड देते हैं। जैसे इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है,
तो इसमें इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाता है ड्राई ईथर में। काफ़ी अच्छा ये रिएजेंट है। सो ग्रिगरार्ड रीजन में द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड कोवलेंट है, हाई पोलर है, विद कार्बन पुलिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम हैलोजन बॉन्ड जो है ये आयनिक तरह काम करता है। हाईली रिएक्टिव रिएजेंट है, तो सोर्स ऑफ प्रोटॉन देता है हाइड्रोकार्बन में। इवन वाटर, अल्कोहल, अमाइन जो हैं सफिशेंटली तो एसिडिक टू कन्वर्ट देम टू कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन बनाने में एक अच्छा यूज़ किया जाता है। वुड्स रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड जो है विद सोडियम ड्राई ईथर गिव द हाइड्रोकार्बन, इसको वुड्स रिएक्शन का नाम देते हैं। रिएक्शन ऑफ द हेलोरीन, हेलोरीन में भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन चलती है। सो जो हेलोरीन की रिएक्शन करें उसमें न्यूक्लियोफिलिक पहले आती है। जो अराइल हैलाइड है ये लेस रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, इसके कारण है रेजोनेंस इफेक्ट। हेलोरीन में जो रेजोनेंस बन जाता है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द हेलोजन एटम आर कंजुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग एंड द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस बनता है। सो कार्बन क्लोराइड बॉन्ड एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। एज ए रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज ऑफ हेलोरीन जो है डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो इसलिए ये लेस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को फेवर करता है। आगे और भी कारण है। डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस आ जाता है इसमें। सो इन द हेलोल्केन जो sp3 है इसमें sp2 चलती है। सो sp2 में जो ये रिएक्शन पॉसिबल कम हो जाती है क्योंकि इसमें s करेक्टर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ग्रेटर s करेक्टर है, मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव आ जाएगा, होल्ड द इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा होल्ड करके रखता है, इसलिए इसको डिस्प्लेस करना पॉसिबल नहीं होता। sp3 में p ज़्यादा है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गिविटी कम हो जाती है। इनस्टेबिलिटी ऑफ द फिनाइल कटाइन, सो हेलोरीन में फिनाइल कटाइन बनता है, सेल्फ आयोनाइजेशन विल नॉट बी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस एंड द SN1 रिएक्शन नहीं होगी, इनस्टेबल इसमें कटाइन बनेगा। बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन, रिपल्शन बढ़ जाएगी। लेस लाइकली टू इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच द इलेक्ट्रॉन रिच अरीन, अरीन के पास ऑलरेडी काफ़ी इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लोड है, तो रिपल्शन ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आगे आती है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सल ग्रुप। रिएक्शन है प्रॉपर्टीज़ की। जो क्लोरोबेंजीन है इसको हम फिनोल में कन्वर्ट करते हैं बाय एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एट टेम्परेचर 623, प्रेशर 300 atm। तो प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग NO2 एट ऑर्थो एंड पैरा इंक्रीज द रिएक्टिविटी, ऑर्थो पैरा में रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है एंड द इफेक्ट इज़ प्रोनाउंस्ड व्हेन NO2 ग्रुप जो है ऑर्थो एंड पैरा पे इंट्रोड्यूस होता है। वो एवर नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोरीन इज रिवर्स बाय प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इन मेटा, मेटा पे नहीं आता, ऑर्थो पैरा पे आता है। क्यों नहीं आता ये हम यहाँ आपको बताएंगे। यहाँ देखिए इसमें तीनों का बताया हुआ है, पैरा है, ऑर्थो है, ये मेटा है। तो इसको पहले आप दिमाग में इन स्ट्रक्चर्स को बिठा लीजिए, फिर आपको इसका आंसर भी बता देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बनाने की कोशिश करिए। अगर आप इसमें ट्रांजिशन जो स्टेप है उसमें ध्यान में देखोगे तो आपको एक कॉमन बात ऑर्थो पैरा में मिलेगी बट मेटा में नहीं मिलेगी। तो चलिए इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा विड्रा करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग, सो फैसिलिटेट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ऑर्थो पैरा स्टेबिलिटी है, उसने जो माइनस ग्रुप है उसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन खींच लेने हैं और डेंसिटी कम कर देनी है। सो कार्बन आइन फॉर्म्ड स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, तो जो नेगेटिव चार्ज एट द ऑर्थो एंड पैरा जो है पोजीशन जो है रिस्पेक्ट टू द हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट स्टेबलाइज बाय NO2, आराम से आ जाएगा। मेटा की बात करें, नन ऑफ द रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बियर द नेगेटिव चार्ज ऑन bearing the NO2, so presence of the nitro group at meta does not stabilize the negative charge and no effect is reactivity observed in meta। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मेटा पे आती है, नेगेटिव चार्ज नहीं आता, इसलिए जो अटैक न्यूक्लियोफाइल का ऑर्थो पैरा पे अच्छा माना जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये पेपर में आ ही जाता है, पूछते हैं ये। उसके बाद रिएक्शंस जो ज़्यादा फेवर अरीन करते हैं दे आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
तो हेलोरीन अंडरगो द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन एंड बेंजीन रिंग में होती है हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो हेलोजन एटम बिसाइड विंग स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा पे इलेक्ट्रॉन कम करता है। देयरफॉर फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट ऑर्थोपैरा बाय रिस्पेक्ट टू हेलोजन एटम। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन एटम कैन ईजिली अंडरस्टूड इफ़ कंसीडर द रेजोनेटिंग्स को। रेजोनेंस को आप कंसीडर करिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑर्थोपैरा पे ज़्यादा है, ठीक है ना, देन द मेटा। फर्दर द हेलोजन एटम माइनस आई इफेक्ट है, सो द टेंडेंसी टू विड्रॉल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग। तो एज ए रिजल्ट द रिंग गेट सम वन डीएक्टिवेटेड एज कंपेयर टू द बेंजीन, हैंस द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लोली होती है एंड रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन। माइनस ग्रुप ऐड हुआ है, माइनस ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है ना, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वहाँ स्टेबलाइज है तो उसको ज़्यादा जोर लगता है, क्योंकि ऑर्थोपैरा पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्लोड है ना, तो इसलिए उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करवानी है। इलेक्ट्रोफाइल के पास ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन कम ही है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन करवानी है, तो ऑलरेडी वहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसके लिए आपको बाहर से फोर्सफुली कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये देख लीजिए, एनहाइड्रस आयरन क्लोराइड है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये रिएक्शंस चलती हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट आपको पैरा का मिलेगा, मेटा का नहीं मिलेगा, ऑर्थोपैरा अच्छे से मिल जाएगा, बट इसके लिए आपको कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे बनेगा एसीटोफिनोन, जहाँ बनेगा मिथाइल बेंजीन, दोनों जे अगर OCl ग्रुप से होगी, असाइल ग्रुप से तो एसाइलेशन है, अल्काइलेशन ग्रुप से होगी तो अल्काइलेशन है। सो ऑल्दो क्लोरीन इज़ द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, ठीक है ना, जेट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन हो जाती हैं। क्यों, क्लोरीन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन विड्रा कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों हो जाती है पैरा। तो क्लोरीन विड्रा द इलेक्ट्रॉन थ्रू द इंडक्टिव इफेक्ट एंड रिलीज द इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस। रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे भी देता है, इंडक्टिव से ले लेता है। देयरफॉर इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन जो है डिस्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो बात करेंगे, दो द रेजोनेंस जो है हेलोजन टेंड टू स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस एट ऑर्थोपैरा, सो द इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रोंगर देन द रेजोनेंस इफेक्ट कोज द नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉल, सो नेट डीएक्टिवेशन। तो रेजोनेंस इफेक्ट टेंड टू पोज द इंडक्टिव इफेक्ट फॉर अटैक टू द ऑर्थोपैरा, यानी ऑर्थोपैरा पे अगर आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवानी है तो आपको क्या वहाँ इफेक्ट आने पड़ेगा, रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट होगा तो वहाँ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, आराम से स्टेबलाइज हो जाएगा, दूसरा उसको डिस्प्लेस करेगा। अगर इंडक्टिव इफेक्ट ओवरकम करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा माइनस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसकी डीएक्टिवेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल नहीं होने देता, तो ऑर्थोपैरा पे अटैक जो है आसान हो जाता है। जो स्टूडेंट, बहुत टेक्निकल सी डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगी कहीं भी, तो टेक सीरियसली, पुट योर बेस्ट एंड बेस्ट अटेम्प्टेशन। सो ये वुड्स फिटिंग रिएक्शंस देख लीजिए। मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड जो है अल्काइल अरीन देता है। अगर हम सोडियम ड्राई ईथर में इसको लेंगे, इसको वुड फिटिंग कहेंगे, दोनों को फिट कर देंगे। तो फिटिंग रिएक्शन, अराइल हैलाइड आल्सो गिव द एनालॉगस कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद द सोडियम ड्राई ईथर इन विच टू अराइल ग्रुप आर ज्वाइन टुगेदर, इसको कहते हैं फिटिंग रिएक्शन। दो अराइल जोड़ के बाईफिनाइल बन जाएगा। आई होप ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, फिटिंग मैं करवा चुका हूँ आपको, नेमिंग रिएक्शन का मैं वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ, लिंक दोबारा दे दूँगा फॉर योर रेपिटेशन। आगे आता है छोटा सा एक डिस्कशन है फॉर द पॉली हेलो। पॉली हेलो में क्या आता है, जब आपके पास हेलोजन ज़्यादा जुड़े होते हैं, एक से ज़्यादा, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे डाईक्लोरोमीथेन, डाईक्लोरोमीथेन ये काफ़ी यूज़ किया जाता है, सॉल्वेंट है पेंट में, रिमूवर, पेंट रिमूवर, प्रोपेलेंट में यूज़ किया जाता है, एरोसोल में, तो मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग में, मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग में,
मिथिलीन क्लोराइड हार्म करता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम को। एक्सपोजिंग टू लोअर लेवल जो है ये डैमेज काफ़ी ज़्यादा कर देता है, डिजीनेस आ जाती है, विजन फेयर हो जाता है, नोजिया हो जाता है। सो क्लोराइड कोज द इंटेंस बर्निंग एंड माइल्ड स्किन कंटैक्ट जो है मिथिलीन का कोज द इंटेंस बर्निंग एंड माइल्ड रेडनेस आती है स्किन पे, डायरेक्ट कंटैक्ट आई को बर्न कर देता है, कॉर्निया को। उसके बाद आता है ट्राईक्लोरो। जो ट्राईक्लोरो है स्टूडेंट्स, इसमें ये केमिकली क्लोरोफॉर्म है, इम्प्लाइड एज अ सॉल्वेंट फैट अल्कोलाइड आयोडाइड एंड द मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म टुडे इज़ इन प्रोडक्शन ऑफ द फिरॉन रेफ्रिजरेटर R22। इट इज़ वंस यूज इन एज एनेस्थीसिया में यूज़ करते थे, बट इसके काफ़ी ड्रास्टिक इफेक्ट में, तो एनेस्थीसिया में है, बट इसकी इनहेलेशन हो जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। ब्रीथिंग इसकी 900 ppm भी हो जाए तो इसमें डेजीनेस आ जाएगी, नोजिया आ जाएगा, लीवर सिरोसिस हो जाती है, काफ़ी जल्दी हो जाती है इससे। क्लोरोफॉर्म जो है स्लोली ऑक्सीडाइज होता है बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इसमें पॉइजनस गैस बन जाती है, कार्बोनाइल क्लोराइड आल्सो नोन एज द फास्जीन। सो स्टोर्ड इन द क्लोज डार्क कलर्ड बोतल। तो इसमें जो इसमें हमको करना है ट्राईक्लोरो को, तो काफ़ी डार्क में आप इसको क्लोज करोगे, लाइट में एक्सपोज नहीं करोगे तो टॉक्सिक केमिकल बनाता है ये। उसके बाद आता है ट्राई आइडोफॉर्म। तो ये एंटीसेप्टिक तरह यूज़ करते थे एंड ड्यू टू लिबरेशन ऑफ द फ्री आयोडीन देता है, तो नॉट यूज़ आइडोफॉर्म इटसेल्फ, तो इट इज़ ऑब्जेक्शनेबल, इसकी स्मेल है। इट हैज़ बीन रिप्लेस बाय काफ़ी न्यू फार्मूलेशन आ गई हैं जिसमें आयोडीन है। टेट्राक्लोरो, जिसमें आपको DDT का नाम आ जाता है, CCl4 है, ये DDT आ गया है। तो लार्ज क्वांटिटी फॉर यूज़ मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट प्रोपेलेंट एरोसोल में यूज़ एज फीड स्टॉक इन सिंथेसिस ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड केमिकल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड जर्नल सॉल्वेंट। अनटिल 1960 तक इसका यूज़ किया जाता था, and therefore some evidence exposure to carbon tetrachloride cause the liver cancer, most common effect dizziness, lightheadedness and nausea, vomiting हो रही है यहाँ पे, तो इसके लिए इसका थोड़ा यूज़ कम कर दिया है। बाकी ये ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करते हैं, इसलिए इसका यूज़ कम है। आगे आता है स्टूडेंट्स फिरॉन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड है ये, एंड कलेक्टिवली इसको फिरॉन कहते हैं, एंड अनरिएक्टिव है, नॉन टॉक्सिक है, कोरेसिव है एंड इजीली लिक्विफेबल है, नॉन कोरेसिव। तो ये जो है फ्रेन 22 वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड होता है इंडस्ट्रियल में, मैन्युफैक्चर किया जाता है टेट्रा क्लोरोमीथेन से, स्टेबल रिएक्शन से। तो यूजली प्रोड्यूस बाय एरोसोल प्रोपेलेंट रेफ्रिजरेटर एयर एंड कंडीशनिंग। इसका भी ओजोन डिप्लीशन में काफ़ी रोल है, इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाती इतनी। DDT आपको पता ही है, पॉलिंग मूलर ने किया था, उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, स्विट्ज़रलैंड के थे, और इसको काफ़ी हर्बिसाइड और मॉस्कीटो को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता था। बट बाद में इसकी जो प्रेपरेशन है उसके ऊपर बैन लगा दिया, क्योंकि DDT से काफ़ी एनिमल्स के एग जो हैं वो उसका शेल नहीं बन पाया, और ये धीरे धीरे आपके एक्वाटिक फूड चेन में अकोमुलेट हो रही है, फ़िश के अंदर जा रही है, क्योंकि ये परसिस्टेंट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है। तो आपकी बॉडी में फैटी टिश्यू में लीवर में अकोमुलेट होकर आपको कैंसर, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम करती है और इन्वायरमेंट बैलेंस बिगाड़ती है। तो इसलिए इसका जो प्रेपरेशन है इसके ऊपर कंट्रोल कर दिया गया, बैन लगा दिया गया। लास्ट में वी हैव वेरी यूज़फुल समरी फॉर यू। तो स्टूडेंट्स कैसी डिस्कशन लगी, इसमें कुछ पॉइंट्स काफ़ी अच्छे हैं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने टिक करवाए हैं। SN S1 2 रिएक्शंस का डिटेल में करवा दिया, एलिमिनेशन रिएक्शन भी करवा दी, और हेलोरीन की रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं होती, इलेक्ट्रोफिलिक क्यों होती है, ये सारा करवा दिया मैंने। इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट का क्या कॉन्ट्राडिक्शन है ये भी करवा दिया। ऑर्थो पैरा पे न्यूक्लियो जो इलेक्ट्रोफिलिक क्यों होती है ये भी करवा दिया। तो वेरी यूज़फुल वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। बाकी के यूज़फुल वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए, और जल्दी ही हम इसका मॉक टेस्ट रखेंगे। थैंक यू।